बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 11th की बुक का यहाँ पर दूसरे चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि यहाँ पर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न करने वाले हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है क्लास यहाँ पर 11th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसका जो चैप्टर का नाम है संकलन संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो उसका ये चैप्टर है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक से है। और चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। अगर आपने पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको प्लेलिस्ट में इसका यहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए बिना देरी के यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला चैप्टर ही है आंकड़ों के बारे में, तो यहाँ पर आंकड़ों का क्वेश्चन भी आ गया कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ज़्यादातर इसके चांस होते हैं, यानी 90% चांस होते हैं कि आए प्राथमिक और द्वितीय। अब ये आने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये आ जरूर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो प्राथमिक आंकड़ों में यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आंकड़े आपको यहाँ पर देखिए, जो आंकड़े पहली बार यहाँ पर एकत्र किए गए हैं। अब देखिए, जो आंकड़े पहली बार एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्रथम यहाँ पर जो है उन्हें कौन से आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो प्राथमिक यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि प्राथमिक आंकड़े यानी जो आंकड़े पहली बार एकत्र किए गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा ज़्यादा डिटेल में तो आपको ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको जो है एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो यहाँ पर इसलिए ये हमें जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं, जो व्यक्ति आंकड़ों को एकत्र करते हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता कहते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य होता है क्या, सर्वप्रथम यहाँ पर आंकड़ों को एकत्र करना है। यहाँ पर जहाँ से भी उन्हें आंकड़े मिले, जैसे कि व्यक्तियों से पूछताछ करके और जनगणना विधि के द्वारा, इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं आंकड़ों को एकत्र करने की। तो आंकड़े एकत्र जो पहली बार किए जाते हैं उन्हें यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो दूसरा है प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं उनके मौलिक स्रोत से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मौलिक आंकड़े होते हैं, यानी पहली बार जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक जो अनुसंधानकर्ता होता है वो कहाँ से निकालता है, आंकड़ों को लेके आता है, वो मौलिक स्रोत से लाता है। कि यहाँ पर प्रथम स्रोत क्या है, जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उसी स्थान से वो क्या करता है, अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों को प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्या है प्राथमिक। हम देखिए यहाँ पर हम देखते चलते द्वितीय आंकड़ों को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है अंतर क्लियर हो सके। तो पहला यहाँ पर ये हो गया, 2 पॉइंट हमने ऊपर किए। यहाँ पर देखते हैं द्वितीय आंकड़े वाले। ठीक है, द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो एकत्र किए जा चुके होते हैं। यानी यहाँ पर प्रथम आंकड़े कौन से हैं, जो कि हमने एकत्र पहली बार किए हैं, लेकिन यहाँ पर आंकड़े पहले से ही एकत्र किए जा चुके हैं। ये आंकड़े किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर जो है अन्य संस्था द्वारा संग्रहित किए हुए होते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको जो है एक संस्था है, जैसे स्कूल है या फिर कोई भी संस्था है, उसने कोई आंकड़े एकत्र किए हैं और वो आंकड़े एकत्र जो करके रखे हैं, उसके पास एक रिकॉर्ड है आंकड़ों का। ठीक है, अब उन आंकड़ों की आवश्यकता किसी और को पड़ जाती है तो वो संस्था उन आंकड़ों को किसी और को दे सकती है, तो वहां पर दे देगी। तो अब इसने क्या किया, एक बार यहाँ पर एक जो संस्था थी पहली वाली, उसने आंकड़े एकत्र किए थे। ठीक है, अब उस संस्था ने आंकड़े दूसरे संस्थान को दे दिए। जब उसने दूसरे संस्थान को दिए तो आप देखिए आंकड़ों का 2 बार प्रयोग हो गया। यानी आंकड़ों पहली बार उनका संग्रहण हुआ, पहली बार उन्हें एकत्र किया गया। एकत्र करने के बाद उसने जो है पहला संस्थान था उसने जो है इनका यूज किया, उसके बाद जो दूसरा संस्थान था उसने भी यूज किया। ठीक है, तो 2 बार, जब पहली बार जब था वो प्राथमिक थे, लेकिन दूसरी बार जब उसका यूज हुआ, ठीक है, तो वो द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। आई होप यहाँ पर समझ आ गया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट कहता है कि द्वितीय आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता
उन्हें स्वयं व्यक्तियों या संस्थाओं के अभिलेखों से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये व्यक्तियों या संस्थाओं के अभिलेखों से प्राप्त करता है, वो स्वयं आंकड़ों को नहीं लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसका थर्ड पॉइंट, प्राथमिक आंकड़े का थर्ड पॉइंट क्या है? प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करने में जो है अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन द्वितीय आंकड़े एकत्र करने में जो है अपेक्षाकृत कम धन, श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, यदि अनुसंधानकर्ता 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से पूछकर जो है आंकड़े अर्थशास्त्र के विषय की अंक सूची बनाता है, तो इस तरह के आंकड़े प्राथमिक आंकड़े माने जाएंगे। और यहाँ पर अगर वही संस्थान, यदि अनुसंधानकर्ता कक्षा के अध्यापक के माध्यम से रिकॉर्ड या जैसे कि अंक सूची या रिजल्ट रजिस्टर की जानकारी प्राप्त करके 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के अंक सूची बनाता है, तो ये द्वितीय आंकड़े माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कैसे हम पहचानेंगे कि अगर वो पहली बार किसी पहले स्रोत से, यानी फर्स्ट बार वो जो है पहले स्रोत से एकत्र किए गए हैं, तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं। और एक बार जो आंकड़े एकत्र हो चुके हैं, होने के बाद वो आंकड़े दोबारा किसी अन्य द्वारा प्रयोग किए गए हैं, तो वो द्वितीय आंकड़े हैं। ठीक है, जैसे कि आपने टीचर का एग्जाम्पल देखा, अगर कोई आता है बाहर से स्कूल में और सब बच्चों से पूछता है, भाई आपके जो है अर्थशास्त्र में कितने अंक थे, एक एक बच्चे से पूछता है। उसके बाद वो रिकॉर्ड लिखते जाता है, सब बच्चों के आंकड़े लिखता है। उसके बाद वो तैयार करता है कि सबका आंकड़े उसके पास आ जाते हैं, तो उसके पास ये प्राथमिक आंकड़े हो गए। उसने प्रत्येक बच्चे से पूछकर जो है अर्थशास्त्र के अंक लिख लिए। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, वो अध्यापक के पास जाएगा, जो भी पेपर हुआ था उसके जो है उसका रिकॉर्ड होगा, वहां पर वो अध्यापक से वो सूची ले लेगा, वहां से उसको आंकड़े मिल जाएंगे। तो आसान हो गया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपेक्षाकृत कम धन, श्रम की आवश्यकता होती है इन आंकड़ों में। ठीक है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं यहाँ पर एक एक से पूछ के यहाँ पर प्राप्त नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो है ये पहले से एकत्र किए हुए होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है? ठीक है, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अब हमें बताना है कि यह प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं एकत्र करने की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है। जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि वैयक्तिक साक्षात्कार विधि और बहुत सारी विधियां थी जो है आंकड़े एकत्र करने की। तो यहाँ पर एक विधि की उन्हीं में से एक विधि है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि। अब वैयक्तिक साक्षात्कार होती क्या है, वैयक्तिक मतलब क्या है, यहाँ पर समझिए। वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या होती है, यानी एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब ये वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है, यहाँ पर इस व्यक्ति को, अब यहाँ पर क्या है, या फिर एक दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, या फिर ये अनुसंधान करता है, यानी एक व्यक्ति है जिसको आंकड़े की आवश्यकता है, इसको आंकड़े चाहिए। ये व्यक्ति इसके पास जाता है, इससे मिलता है, नाम पूछता है, सारी चीजें पूछता है, और एक नोटबुक में यहाँ पर इस तरह से लिख लेता है। तो सारी चीजें एक नोटबुक में वो लिख लेता है और फिर वो लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये वैयक्तिक साक्षात्कार है, यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है और उसके बाद उससे बातचीत करके, साक्षात करके आंकड़े एकत्र करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो आई होप आपको जो है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि समझ में आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर विधि का वर्णन नहीं करना है, हमें तो उसके गुण और दोषों का वर्णन करना है। ठीक है, तो आई होप अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आप यहाँ पर इसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कि क्या आंसर होगा। तो जब यहाँ पर ये व्यक्ति से मिला तो क्या क्या यहाँ पर दोष हैं, तो आपको गुण बताने हैं, क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या नुकसान होगा, क्योंकि और भी तरीके हैं यहाँ पर आंकड़े एकत्र करने के। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है। हमारा उत्तर है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यह सबसे पहले विधि बताइए। यह विधि तभी उपभोग में लाई जाती है जब जो है यानी शोधकर्ता कौन होता है, शोधकर्ता ये है, ये व्यक्ति शोध करता है जो कि आंकड़े एकत्र करता है। ठीक है,
सभी सदस्य के पास, यहाँ पर सदस्यों के पास जा सकता हो। ठीक है, इसको क्या करना, आंकड़े चाहिए तो इसको जाना पड़ेगा सभी सदस्य के पास। ये एक के बाद गया, अब ये दूसरे के पास भी जाएगा। तो इसमें शोधकर्ता आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने है होकर यहाँ पर उत्तरदाता से जो है, उत्तरदाता कौन है, ये व्यक्ति है, उत्तर देगा, ये पूछेगा और ये उत्तर देगा। ठीक है, उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है, यानी मिलता है। शोधकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये फायदा हो गया, इसमें फायदा बता दिया कि अगर ये आप आमने सामने मिलेंगे तो यहाँ पर ये उत्तरदाता जो है, यहाँ पर ये उत्तर देने वाला, ये कोई भी यहाँ पर ये पूछेगा और ये बता सकेगा। और अगर इसके मन में कोई डाउट होगा, ठीक है, तो ये भी यहाँ से ये पूछ सकता है। कौन पूछ सकता है, यहाँ पर जो उत्तरदाता है ये भी सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा क्या कहता है, इसके गुण और दोषों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके गुण क्या होते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में उत्तम अभिक्रिया दर होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, उत्तम अनुक्रिया दर प्राप्त होती है। उत्तम अनुक्रिया क्या होती है कि अगर एक व्यक्ति, आपको मैंने बताया ना, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है और ये वाला व्यक्ति है, ये साक्षात करने आया है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अनुक्रिया उत्तम होगी। मतलब एक दूसरे के पास जो है जवाब, सवाल जो है आसानी से जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसमें जो है गलत व्याख्या और गलत फहमी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर साफ क्लियर बात होने वाली है, तो कोई गलत फहमी की होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर गलत फहमी से बचा जा सकता है। और लापरवाह, यहाँ पर गलत फहमी और यहाँ पर गलत व्याख्या भी नहीं होगी, क्योंकि आमने सामने बात है। उत्तरदाता की प्रक्रियाओं को देखकर जो है यहाँ पर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति जब यहाँ पर इस व्यक्ति से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या, इस व्यक्ति से मिलने आया, तो यहाँ पर इसको जो ये व्यक्ति बताएगा, जो भी ये व्यक्ति इसको बताएगा शोधकर्ता को, उससे कहीं ज्यादा इस व्यक्ति को, शोधकर्ता को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्यों, अब इसने इसको देख लिया। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में है, कैसे इसने कपड़े पहने हैं, रहन सहन क्या है। ठीक है, तो कपड़ों से इसको पहचान में आएगा, और इसकी बोलचाल की भाषा कैसी है। ठीक है, कैसे बात करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं, जो कि यहाँ पर द्वितीय विधि जो है आंकड़े एकत्र करने की, उससे पता नहीं चलती हैं, जो कि साक्षात व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के द्वारा पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट की बात करें, अस्पष्ट प्रश्नों के लिए जो है स्पष्टीकरण करना, यानी स्पष्टीकरण का अवसर मिलता है। यानी अगर कभी इसने प्रश्न पूछा, तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न सुन नहीं पाया दोबारा से, तो यहाँ पर इसको कह सकता है कि आप दोबारा से मुझे बताइए और स्पष्ट कीजिए, समझाइए अपना क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी समझाएगा और तभी ये जो है बेहतर रूप से अपना आंसर दे पाएगा। ये थे हमारे गुण। ठीक है, तो क्या गुण था, इस विधि से उत्तम अनुक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद गलत व्याख्या खत्म हो जाती है, गलत फहमी खत्म हो जाती है। उसके बाद उत्तरदाता की प्रक्रिया को देखकर जो है संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं और अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर मिल जाता है। उसके बाद हम दोष की बात करें तो यह काफी खर्चीली विधि होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अलग अलग व्यक्तियों से मिलने जाएगा, यानी शोधकर्ता जब अलग अलग व्यक्तियों से मिलने जाएंगे, बात करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा और आने जाने का खर्च लगेगा, बातचीत करने का खर्च मतलब ढूंढने का खर्च लगेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा खर्चा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है, इसमें जो है यहाँ पर प्रशिक्षित साक्षात्कार जो है कर्ताओं की आवश्यकता होती है। ऐसे साक्षात्कार होनी चाहिए, मतलब जो है ऐसे व्यक्ति होनी चाहिए जो पढ़े लिखे हों। ठीक है, अगर ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर इसको हिंदी या इंग्लिश आती है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर अगर इस व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए और ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि साक्षात्कार जो है समझ सके। ठीक है, तो कौन पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षात्कार पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसीलिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर साक्षात्कार पढ़ा नहीं है, जो है यहाँ पर जो है जो शोध करता है पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अच्छे से जो है इसकी सवालों को नहीं, यानी जवाब को नहीं समझ सकता और ज्यादातर इसकी जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें जो है सर्वेक्षण पूरा करने में काफी समय लगता है।
तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा समय भी लग जाता है सर्वेक्षण को पूरा करने में। उसके बाद कह रहा है कभी कभी जो है शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं भी बताते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों आमने सामने हैं तो हो सकता है ये वाला व्यक्ति जो है झूठ बोले, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला जो व्यक्ति है ये झूठ बोल सकता है, क्यों नहीं, ये वाला व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है कि ये सही आंसर यहाँ पर देगा। तो ये हमारे दोस्त थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता है जनगणना यानी संगणना, ठीक है, जनगणना यानी संगणना एवं प्रतिदर्श निर्दर्शन विधि में अंतर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना है संगणना या और निदर्शन, ठीक है। अगर आपको ये शब्द याद नहीं है और मान लीजिए आपको जो है जनगणना शब्द नहीं दिया है, संगणना दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में आप जो है टीचर से पूछ सकते हैं कि संगणना का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पूछ सकते हैं, इस तरह की चीजें आप, या फिर कह सकते हैं आप मुझे क्वेश्चन बता समझा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझा सकते हैं लेकिन आंसर आपको नहीं बताएंगे वो, लेकिन क्वेश्चन समझ आप सकते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूंगा जनगणना क्या होती है, संगणना होती है, इसको संगणना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रतिदर्श, प्रतिदर्श होता क्या है, प्रतिदर्श मतलब कि एक व्यक्ति जो है एक आमने सामने आया है, मतलब जनगणना और प्रतिदर्श निर्दर्शन विधि में अंतर बताइए। तो दोनों में अंतर बताना, चलिए देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। तो उत्तर है पहला, जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि में अंतर क्या है। जनगणना विधि के अंतर्गत जो है सभी इकाइयां या व्यष्टियों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जनगणना विधि के अंतर्गत सभी इकाइयों को और व्यष्टियों को सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे भी देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से और क्या चीज है, यहाँ पर जो है इनमें दोनों में क्या करना है, अंतर बताना है, ठीक है। क्योंकि जनगणना विधि क्या लिखा है, क्योंकि जनगणना विधि के अंतर्गत जो है सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसलिए उत्तम स्तर की परिशुद्धता पाई जाती है। उसके बाद आता है इस विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह जो है बहुत खर्चीली होती है, इसमें समय श्रम अधिक लगता है, ठीक है। क्या लगता है, श्रम, समय और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है इस विधि में। किस विधि में, जनगणना विधि में। उसके बाद देखते हैं कुछ परिस्थितियों में संकलन यानी संगणना विधि का प्रयोग जो है कठिन हो जाता है या जो है प्रयोग किया नहीं जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी विधियां जहां पर जो है कभी कभी जो है जनगणना विधि का यानी प्रयोग नहीं किया जा सकता, कठिन हो जाता है या फिर किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि डॉक्टर द्वारा रोगी के खून की जांच, ठीक है, डॉक्टर द्वारा रोगी के खून की जांच यहाँ पर क्या है कि जनगणना विधि में नहीं कर सकते हैं, एक डॉक्टर ही कर सकता है खून की जांच, ठीक है, और शोधकर्ता नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ऐसे आंकड़े एकत्र नहीं किए जा सकते जनगणना विधि में, क्योंकि जनगणना विधि में अगर डॉक्टर मतलब शोधकर्ता है, उसको तो जान के मतलब खून के बारे में, खून की जांच एक डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन शोधकर्ता को इसकी जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में ये जनगणना विधि कामयाब नहीं होती है। जहां समग्र, नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, कह रहा है कि समग्र की जो है इकाइयां यहाँ पर विजातीय होती हैं, समग्र की जो है इकाइयां विजातीय होती हैं, वहां जनगणना विधि ही उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर जहाँ समग्र की बात करते हैं तो समग्र यहाँ पर एक शब्द आ जाता है समग्र, ये काफी कंफ्यूज कर सकता है। समग्र का मतलब वैसे जनसंख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समग्र का अर्थ है जनसंख्या से, तो आप जहाँ पर समग्र लिखा हो आप समझ लेना जनसंख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ जनसंख्या यानी समग्र की इकाइयां विजातीय होती हैं, ज्यादा होती हैं यहाँ पर, वहां पर जनगणना विधि का उपयुक्त होता है, ठीक है। तो जनगणना विधि उपयोग में लाई जाएगी। उसके बाद आता है जहां अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटा हो वहां जनगणना विधि उपयुक्त होती है। यानी तुलनात्मक रूप से छोटा है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत मतलब छोटा है, वहां पर हम जनगणना विधि कर सकते हैं, क्योंकि कम लोग होंगे, और अगर कम लोग होंगे तो हम उनसे आसानी से जो है बात करके जो है आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। अगर बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर ज्यादा लोग होंगे तो जनगणना विधि वहां पर काम नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ पर हमने कर लिया है कंप्लीट। अगले चैप्टर में हम करेंगे जो है इसका चैप्टर नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर जो है, अगला चैप्टर करेंगे हम
नहीं, अभी हमारा जो है ये तो हमारी क्या थी, ये हमारी बात की अभी हमने यहाँ पर जनगणना विधि की प्रतिदर्श विधि की बात करी है, ठीक है, जो कि प्रतिदर्श विधि थी। अब हम यहाँ पर यहाँ पर जो है प्रतिदर्श विधि, प्रतिदर्श क्या होती है, हमारी जनगणना विधि ही एक तरह से होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जनगणना विधि ये हो चुकी है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे प्रतिदर्श विधि के क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो अभी तक हमने जनगणना की विधि की बात करी है, अब हम प्रतिदर्श विधि करेंगे। तो प्रतिदर्श और जनगणना विधि में क्या होता है, तो प्रतिदर्श विधि क्या कहता है, समष्टि से चयनित, यानी समष्टि से चयनित किया गया एक छोटा समूह होता है जो समष्टि के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा समूहों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो संबंधित समूह कहाँ से, समूह से संबंधित सूचनाएं हमें प्रतिदर्श विधि से सूचना मिलती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, क्योंकि प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत केवल प्रतिनिधित्व इकाइयों का अध्ययन ही यानी इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए कम परिशुद्धता होती है। तो इनमें क्या होती है, कम परिशुद्धता होती है। यद्यपि त्रुटियों की पहचान आसानी से करने के पश्चात उन्हें दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम आसानी से त्रुटियों को पहचान कर भी दूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, प्रतिनिधित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसलिए इसमें क्या होता है, परिशुद्धता होती है। अब प्रतिदर्श विधि, अब हम प्रतिदर्श विधि को समझ लेते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा होगा तो आपको प्रतिदर्श विधि और जनगणना विधि में अंतर पता होगा और इनकी परिभाषाएं भी आपको आती होंगी। तो प्रतिदर्श विधि और जनगणना विधि, तो जनगणना विधि में क्या होता है, जनगणना विधि में एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है और उसके बाद आंकड़े एकत्र करने पड़ते हैं। लेकिन प्रतिदर्श विधि में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको जो है प्रतिदर्श विधि और जनगणना विधि में जो कंफ्यूजन है वो एक तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए हम प्रतिदर्श और जनगणना विधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रतिदर्श और जनगणना विधि को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गांव की, ठीक है। यहाँ पर एक गांव है और गांव की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर इस तरह से एक मटका है। यहाँ पर मटके में हमने क्या करा है, एक बहुत सारे गांव के व्यक्ति हैं, ठीक है। गांव में बहुत सारे व्यक्ति हैं, इस तरह से बहुत सारे व्यक्ति हैं रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा है, अब ये काम पर जाता है, ये भी काम पर जा रहा है, तो यानी ये काम पर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि हम अगर अपने अपने काम करेंगे तो यहाँ पर गांव में किस तरह से शासन होगा। तो इसने क्या करा, एक यहाँ पर एक नेता चुनने का काम किया है। नेता चुनने का काम किया तो यहाँ पर इसने पर्चियाँ डाली हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्चियाँ डाली हैं, बहुत सारी पर्चियाँ रख ली हैं। अब इसने से यहाँ पर जो है जिसके नाम की पर्ची सबसे ज्यादा निकली है, ठीक है, वो क्या है, आपका प्रतिनिधित्व हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है प्रतिनिधि बन गया, एक प्रतिनिधि यहाँ पर चुना जा चुका है। प्रतिनिधि एक यहाँ पर निकाल लिया इन्होंने कि एक व्यक्ति हमारा ऐसा होगा जो कि हमारी तरफ से फैसला लेगा, जिसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो गया है और एक प्रतिनिधि बन गया है। यहाँ पर जैसे चुनाव में होता ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर काम हुआ है। तो ये गांव था और यहाँ पर इस तरह से काम हुआ। अब इन व्यक्तियों ने क्या किया है, अब यहाँ पर एक अन्य व्यक्ति, अब यहाँ पर जो है एक शहर से व्यक्ति आता है, ठीक है, एक शहर से जो है यहाँ पर व्यक्ति आता है और इसको इस गांव के बारे में आंकड़े चाहिए, ठीक है। इस गांव के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर दो तरीके हैं। यहाँ पर एक तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इनके पास जाएगा, लोगों के पास, ये लोगों के पास जाएगा, एक एक के पास जाएगा, उनसे मिलेगा, बातचीत करेगा और आंकड़े एकत्र करेगा, ठीक है। जब ये ऐसा करेगा तब इसे हम जनगणना विधि कहेंगे, ठीक है, जनगणना विधि। अगर ये यहाँ पर एक दूसरा तरीका है, ये सीधा जाएगा गांव के प्रतिनिधि के पास। अब ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, सारे गांव का रिकॉर्ड क्या है इस व्यक्ति के पास रखा हुआ है। अब ये पूरा रिकॉर्ड उठाएगा ये व्यक्ति और इसको दे देगा, ठीक है, दे देगा। तो इसे कहते हैं प्रतिनिधि विधि, ठीक है, प्रतिदर्श विधि, यहाँ पर प्रतिदर्श विधि। तो इस विधि को कहते हैं प्रतिदर्श विधि, ठीक है। तो ये प्रतिदर्श है और ये जनगणना विधि है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, इस व्यक्ति ने, अगर ये व्यक्ति एक एक व्यक्ति से मिलेगा, बातचीत करेगा, तब आंकड़े एकत्र करेगा तो जनगणना विधि कहलाएगी। और जब ये व्यक्ति यहाँ पर एक व्यक्ति से मिलेगा,
जो कि इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है और इन सब के आंकड़े इस व्यक्ति के पास हैं, ठीक है, तब ये अगर आंकड़े प्राप्त करेगा तो वो प्रतिनिधि यहाँ प्रतिदर्श विधि कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल देखा था आपने, टीचर और यहाँ पर बच्चों का, ठीक है। तो टीचर से आंकड़े ले लिए तो वो प्रतिदर्श विधि हो गई, और अगर उसने जो है एक एक बच्चे से आंकड़े लिए तो वो जनगणना विधि हो गई। तो आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, इस विधि में केवल जो है प्रतिनिधित्व इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह विधि कम खर्चीली होती है। अब यहाँ पर बात किया गया है प्रतिनिधित्व इकाई। प्रतिनिधित्व इकाई क्या होती है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया जिसमें जो व्यक्ति था, आपने देखा होगा ये व्यक्ति, ये प्रतिनिधित्व चुना था इस व्यक्ति को, है ना। तो यही व्यक्ति को हमने कहा है प्रतिनिधित्व इकाई है, यानी यहाँ पर प्रतिनिधित्व चुना गया है इन गांव का, और ये क्या है, एक व्यक्ति है और इसके पास सारे गांव के आंकड़े हैं। तो ये प्रतिनिधित्व इकाइयों का क्या करते हैं हम यहाँ पर इसमें जो है अध्ययन करते हैं, यहाँ पर प्रतिनिधित्व से मिलते हैं और आंकड़े एकत्र कर लेते हैं। इसमें जो है समय श्रम कम खर्च लगता है। और यहाँ पर 4 पॉइंट है, जिन परिस्थितियों में जनगणना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता जो है वहाँ प्रतिदर्श विधि की आवश्यकता से ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी जगह पर जनगणना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता तो यहाँ पर जो है प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है हमारा, जहाँ समग्र की इकाइयाँ सजातीय होती हैं वहाँ प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है, ठीक है। सजातीय मतलब एक जैसी इकाइयाँ हो तो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए, जहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, जहां पर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होगा तो वहां पर कौन सी विधि उपयुक्त है, प्रतिदर्श विधि उपयुक्त है। यहाँ पर अगर मान लीजिए गांव में बहुत सारे लोग हैं, यानी 400-500 लोग रहते हैं गांव में, तो यहाँ पर आप 400-500 एक व्यक्ति, ये वाला यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये वाला व्यक्ति है, ये जाकर के 400-500 लोगों से थोड़ी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसका काम एक व्यक्ति से चल रहा है तो ये 400-500 लोगों के पास क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ये 400-500 के पास जाएगा तो एक एक व्यक्ति से मिलेगा, एक तो ऊपर से इसका समय बर्बाद होगा, दूसरा काम क्या है, इसका जो है पैसा लगेगा और इसकी मेहनत लगेगी, ठीक है, जाने की। तो इस तरह से ये इसकी बहुत श्रम पूंजी, और यहाँ पर इसकी श्रम लगेगा और पूंजी लगेगी, तो यहाँ पर खर्च भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम क्या करेगा, अगर ज़्यादा संख्या है तो ये प्रतिनिधित्व के पास जाएगा, यानी प्रतिनिधि के पास जाएगा और यहाँ से इससे आंकड़े ले लेगा और आसानी से इसका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आंकड़े एकत्र होते हैं। आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हो गया तो यहाँ पर अब देखिए, अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर जनगणना विधि देखी, यहाँ पर जनगणना विधि डिस्कस की, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर प्रतिनिधि विधि, प्रतिदर्श विधि और प्रतिदर्श विधि में हमने ये सारे पॉइंट देखे। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही क्लास 11th और 12th की जो है वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और क्लास 9th की सीरीज भी यहाँ पर शुरू कर रखी है। क्लास 9th की जो है मैथमेटिक्स की वीडियो भी इस पर अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर जो है अगली वीडियो में हम यहाँ पर इकाई 2 करेंगे इसकी, और इसमें हम जो है इसके जो है चैप्टर्स, इस वाले के आंकड़ों का संगठन जो चैप्टर है, इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब आ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।